तमाम सियासी दलों की नजर है। चुनाव के पहले किसी गठबंधन में इनकी दिलचस्पी नहीं दिखती। चुनाव बाद के गठबंधनों में इनकी भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर टिकाए दावेदारों ने भी इनके आसपास अपनी सियासी कदमताल तेज कर दी है, पर फिलवक्त तो ये देवियां अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं दिखती। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लौट कर आते हैं पल दो पल में। 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी तो बन सकते हैं। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। क्या फ्रांसिस भाई, आज चर्च जाने में लेट हो गए? क्या करें, घर से निकलते ही ये पंक्चर हो गई। ये लो अब्बू। कमरुद्दीन, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? बड़ा नहीं, सबसे छोटा। बड़ा बेटा दानिश बिजली का काम करता है और सबसे छोटा मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है। तो अब जिंदगी आसान हुई, क्योंकि हम अकलियतों के साथ हैं। वजीर आजम का 15 नुकाती मंसूबा। 15 नुकाती मंसूबा। वजारत बराए अकलियती उमूर की स्कीम में अकलियती फिरके के होनहार तोलबा को जहां एक तरफ तालीम के मौके मिल रहे हैं, साथ ही हमें मिल रही है हमारे रोजगार धंधों में माली मदद। इस प्रोग्राम में 11 वजारतों और महकमों की स्कीमें जैसे आंगनवाड़ी, कौमी देही रोजगार मिशन और इंदिरा आवास जैसी दिगर स्कीमों में अकलियतों की मुनासिब हिस्सेदारी है। वजीर आजम के इस प्रोग्राम में फिरका वाराना इख्तलाफ मिटाने और तशद्दुद पर काबू के कामों से अब हम ज्यादा महफूज हैं। अरे वाह! आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस दफे के चुनावी महासमर को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे अपना खास पैकेज 3 देवियां और सत्ता की चाबी। आइए अपनी स्पेशल स्टोरी के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी से दोस्ती के बावजूद जयललिता ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि सूबे में फिलहाल उनका सीपीआई के साथ इत्तेहाद है और दूसरा ये कि जयललिता को लग रहा है कि तीसरे महाज की किसी भी पार्टी से ज्यादा सीटें उनके पास होंगी। तमिल वजीर आजम का नारा AIADMK के लीडरान ने इसी सोच के साथ लगाया है। जयललिता तो खुद पीएम बनने के मूड में दिख रही हैं, इसलिए कांग्रेस या बीजेपी दोनों के साथ नहीं जाकर के अपना कोई थर्ड फ्रंट का अलायंस जरूर बनाना चाहेंगी। और जैसा कि अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने एक भाषण में कहा भी कि अब समय आ गया है दिल्ली जाने का और AIADMK एक्सप्रेस को अब रेड फोर्ट एक्सप्रेस तक पहुंचना होगा। तीनों देवियों की कुर्बत हासिल करने में बीजेपी को भी अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है।
दिल्ली में बीजेपी नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने मरकज और सूबों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात उठाई तो इलाकाई पार्टियों के जख्मों को मरहम लगाया। उससे साफ है कि उसके निशाने पर ये तीनों देवियां ही हैं। बीजेपी हर हालत में अगर 190 और 200 के करीब पहुंचेगी तो छोटे छोटे दल जो हैं, और खास तौर पे मैं समझता हूँ मायावती, हो सकता है मायावती को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके उसको अपने साथ जोड़ा जाए, और ये भी हो सकता है कि अम्मा भी दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी तो बन सकते हैं, तो अम्मा की भी इच्छा पूरी हो जाए, वो भी इनके साथ जुड़ जाए। लेफ्ट पार्टियों ने तीसरे मुतबादिल का नारा जब देना शुरू किया तो ममता बनर्जी ने फेडरल फ्रंट का शोशा छोड़ा। ममता के फेडरल फ्रंट की बहस को नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में आगे बढ़ाकर एक नया रास्ता खोला। पीएम, सीएम, मरकज, सूबे के वुज़रा और अफसरों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की जो बात नरेंद्र मोदी ने कही वो ममता बनर्जी, जयललिता और मायावती को ही नहीं बल्कि ओडिशा के नवीन पटनायक को भी पसंद आई होगी। ये तीनों ही पीएम पद की दावेदारी अपनी खुद की रखेंगी सामने, और एआईडीएमके के कार्यकर्ता तो अभी से जयललिता को फ्यूचर पीएम के तौर पे देखना भी उन्होंने शुरू कर दिया। इन तीनों देवियों का साथ पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना अपना दाव चल दिया है। दोनों को इस बात का भरोसा है कि तीसरे महाज के मयान में इतनी जगह नहीं है कि मायावती और मुलायम, ममता और लेफ्ट उसमें एक साथ समा सकें। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही इस बात का भरोसा है कि तीनों की मेहरबानी दोनों में से किसी एक पर ही बरसेगी। देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नहीं आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। अरविंद जी, क्या वाकई पिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला है? अभी जब पार्लियामेंट में एक खास किस्म का बदलाव होता दिखेगा तो उसमें फिर वो काफी ताकतवर होकर उभरेंगी। अरविंद जी, ऐसे समय में जबकि तमाम बड़े दल जो सत्ता के दावेदार खुद को मान रहे हैं दिल्ली के, वो इनके आसपास कदम ताल कर रहे हैं, तो क्या उनको कहीं न कहीं अंदेशा है कि इस बार जो हंग पार्लियामेंट के आसार बन रहे हैं? निश्चित रूप से अगली बार का जो सीन बन रहा है उसमें कई चीजें उल्टी सीधी होंगी। जो अभी तक के गठबंधन थे उससे, और कांग्रेस बीजेपी की अपनी स्थिति भी जो अभी है उससे काफी फर्क होने वाली। तो उसमें जो ऐसे प्लेयर, और संजोग से ये जो तीनों नाम हैं आप देखेंगे, इनकी अपनी जमीन पे बहुत फर्क होता नहीं दिख रहा है। जयललिता जो है 25 से 30 सीटों का आंकड़ा छू सकती हैं, ममता बनर्जी भी 25 सीटों तक जा पहुंचती हैं अगर, तो ऐसे में आपको क्या लगता है मायावती की बसपा कैसा परफॉर्म करेगी? देखिए, अभी भी बसपा सीधी घोषणा कर रही है कि वो अलायंस नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव तक के ये भविष्यवाणी टिकी रहेगी, इस पे भी अभी कहना मुश्किल है। अरविंद जी, जया, ममता और मायावती, इन तीनों में से किसको आप सबसे बड़ा दावेदार मानते हैं सत्ता की चाबी का? देखिए, इसमें दो लोग ऐसे हैं, जैसे ममता के लिए जो सुविधा है कि वो किसी भी तरफ जा सकती हैं, और वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ जाके देख चुकी हैं। तो वैसे में उनको पिछली दफे काफी नुकसान हुआ है बीजेपी के साथ जाने से मुसलमान वोटों का। बंगाल में जितने मुसलमान वोट हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, वो किसी भी पॉलिटिक्स के लिए, चाहे लेफ्ट की हो, कांग्रेस की हो, ममता की हो। तो इसलिए उनकी पॉलिटिक्स में एक ये लिमिट है, इसके बावजूद उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अरविंद जी, अगर आप बात करें इन तीनों देवियों की, तो ममता बनर्जी पहले भी भाजपा के साथ रह चुकी हैं अटल जी के जमाने में, मायावती ने भी एक बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और जयललिता भी कहीं न कहीं एनडीए की पार्ट रह चुकी हैं। तो इन तीनों के लिए आपको लगता है ऑप्शन खुला है इस बार? नहीं, तीनों पे काम बीजेपी की तरफ से हो रहा है। जयललिता पे तो सबसे पहले से, जो जैसे नरेंद्र मोदी नेता बने हैं वैसे ही ये बात उठनी शुरू हो गई कि जयललिता से उनकी दोस्ती। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी चेन्नई जाते हैं और जयललिता उनसे मिलने को मना कर देती हैं? नहीं, जयललिता के एम्बिशन कहिए या उनको अपनी ताकत पे भरोसा, उनको अपनी ताकत पे ये भरोसा है कि जितनी सीटें उनको आएंगी, अभी उनको जो कुछ भी ऑफर किया जाएगा दोस्ती के नाम पे, अगले पार्लियामेंट में, अगली सरकार में उससे वो ज्यादा पा सकती हैं। ये भरोसा उनको अपने पे है, इसीलिए वो अभी प्री पोल अलायंस किसी भी किस्म का करना
नहीं चाहती, और दूसरा ये भी है कि संभव है कि बीजेपी से दोस्ती में उनको थोड़ी कहीं नुकसान थोड़ा उठाना पड़ जाए। आज की राजनीति में जहां तमाम दल महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम खोखले वादे कर रहे हैं, ऐसे में इन तीनों देवियों का इमर्ज होना, इन तीनों देवियों का राजनीति में उभरना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। अरविंद जी से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। नाम से ताऊ तुफुकाराम। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। देश एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़, उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी, राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। हैदराबाद निजाम सल्तनत के कमांडो के वारिस बेसहारा राजस्थान के पाली में जी रहे हैं दर्दनाक जिंदगी। सैकड़ों एकड़ जायदाद के वारिस आज दाने दाने को मोहताज। कैंसर से जूझ रहे पूरे खानदान की कहानी देखिए मंगल की शाम 6:30 बजे दक्कननामा और 7:30 बजे खास बात में सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माया, ममता, जया में किसकी लॉटरी निकल सकती है इस बार। अरविंद जी, क्या लगता है? देखिए, लॉटरी कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों ही अभी किसी फॉर्मेशन में जाने से बच रहे हैं और किसी भी किस्म का प्री पोल अलायंस करने से बच रहे हैं। अरविंद जी, अगर इन तीनों देवियों की बात करें तो मायावती का अनुभव भाजपा के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं रहा पहले।
और ममता बनर्जी की दिक्कत यह है कि राज्य के 18 से 20% मुस्लिम वोट अभी पक्के तौर पर उनके साथ हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि मोदी के साथ जाने से उनके इस वोट बैंक में दरार आ सकती है। और जयललिता खुद को प्रधानमंत्री पद के तौर पर पेश कर रही हैं, तो उनके लिए भी एक दिक्कत है कहीं ना कहीं। गठबंधन पॉलिटिक्स में कोई बहुत अच्छा अनुभव होता तो अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन एक तो मौजूदा स्थिति क्या है, आगे क्या है, उसमें ये बात जो आप कह रहे हैं कि बंगाल में मुस्लिम वोटर की ताकत, उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोटर की ताकत अपनी जगह है, तो इसलिए इन दो मायावती और ममता के लिए ये मुश्किल। पर मायावती से तमाम बातें हुई कांग्रेस की, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए ये लोग। अभी नतीजे पर पहुंचने का वक्त बीता नहीं है। अरविंद जी, पिछले दिनों मायावती अपने सांसदों की बैठक ले रही थी, तो उसमें किसी सांसद का प्रपोजल आया, बसपा सांसद का, कि बहन जी को डिप्टी पीएम के तौर पर खुद को पिच करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए, और मायावती ने मना नहीं किया, उस पर सोचने का आश्वासन दिया है। अब यही मैं कह रहा हूं कि अगर प्री पोल अलायंस या वो सिग्नल होशियारी से दे तो अभी पीएम, डिप्टी पीएम जैसे कोई पद पाना इन तीनों के लिए असंभव नहीं है। इनकी खुद की नजर जो है वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर है, या ये किंग मेकर बनना चाहती हैं? नहीं, अभी तक तो किसी ने किंग मेकर वाला बहुत सीन दिया नहीं है। ये सब अपने अपने पिछले चुनाव में तो मायावती ने खुद अपनी पहल पे एक चौथा फ्रंट बनाया था। 2014 के आने वाले आम चुनाव में ये तीनों देवियां एक नई इबारत लिखने को तैयार दिखती हैं। मेरे वजूद का रिश्ता आसमान से है, न जाने क्यों उन्हें शिकवा मेरी उड़ान से है, मुझे यह गम नहीं शीशा हूं हश्र क्या होगा, मेरी तो जंगे अना किसी चट्टान से है। सचमुच ये तीनों देवियां इस दफे की सियासत में एक नई इबारत लिखने का मादा रखती हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी चरण तक आ पहुंचे हैं। चलते चलते चलिए आपको ताऊ से मिलवाते चलते हैं। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम से ताऊ तुकाराम, और प्यार से मने लोग हैं अरे लठमार भाई, लठमार। लो कमाल हो गया भाई, सच बोलना कोई लठ मार रहा हो वैसे के। अरे मैं तो कहूं लोग का सच से मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो हमेशा सच होवे। हाँ, और इबे आप लोग देख रहे हो प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया और चोट करेगा ताऊ। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं भाई, कमाल हो गया सर। इलेक्शन होया नहीं, रिजल्ट आया नहीं, वो जीता नहीं, पर 56 इंच वाले मोदी को मीडिया वाले इब्बे से पीएम बना रहे सर। सपने में नहीं, सर्वे में नीतीश कुमार की ऐसी तैसी कर दी, लालू प्रसाद लाल हो रहा से, साइकिल पंचर हो गई से, और हाथ एकदम खाली से। ईव अपने छोरे का के होगा, बड़ी मेहनत से छोरे ने ईमानदारी की फैक्ट्री लगाई से, एक से एक ईमानदार नेता बनकर निकल रहे थे। ईमानदार और भ्रष्ट का परमट बांटने की कम्युनिस्टों की पावर भी छीन ली से। अरे वो तो सॉफ्टवेयर में खराबी हो गई से, अरे नहीं तो सेकुलर होने का सर्टिफिकेट भी मारा छोरा ही बांट रहा होता। अरे इतना सब करने के बाद भी सर्वे वालों ने पता नहीं मारे छोरे पर ध्यान क्यों ना दिया। अरे मीडिया वालों को रेफरेंडम कराना ही था तो मारे छोरे से करवाते। अरे के मजाल किसे दूसरे को जितने देता। अब एक मजेदार किस्सा आप लोगों को सुनाऊं मैं। एक बार एक ताऊ रेल में बैठकर मुंबई जा रहा था। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, ताऊ बीडी लेन चला गया, पाछे से उसकी रेल निकल ली, उससे ही पटरी पे एक दूसरी रेल आ गई। कलकत्ता जाने वाली रेल आके खड़ी हो गई। ताऊ उसमें जाकर ऊपर वाली सीट पर बैठ गया। रेलगाड़ी जब माड़ी सी दूर जा ली तब ताऊ ने नीचे वाली सीट वाले मानस से पूछा, भाई किस जाएगा? उसने जवाब दिया कलकत्ता। ताऊ बीडी चास के बोलिया, भाई आजकल तो कसूती आंडी टेक्नोलॉजी आ रही है। ऊपर बैठा मानस मुंबई जा रहा है और नीचे बैठा मानस कलकत्ता जा रहा है। अब आपको अलविदा कहने का वक्त आ पहुंचा है। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपके सुझावों का
हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, खुदा हाफिज। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब ईटी दकनामी में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जुमेरात को पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने बिल के मंजूर होने की जताई उम्मीद। जीओएम ने दी मुसव्वदे को हतमी शक्ल। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी पार्टी हाईकमान से टकराव के मूड में। अलहदा तेलंगाना के खिलाफ जंतर मंतर पर कल देंगे धरना। टीडीपी लीडरों का दिल्ली में वज़ारत दाखिला के दफ्तर के रूबरू एहतजाज। आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने का किया मुतालबा। और ममलिकत आसिफिया के कमांडो खानदान के अफराद कैंसर में मुब्तला, इलाज के लिए मुहताज। हुकूमत से नुमाइंदगी बेफैज। और तफसीलात। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा कि अलहदा तेलंगाना बिल जुमेरात को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उधर अलहदा तेलंगाना पर वज़रा ग्रुप का आज आखिरी इजलास मुनक्किद हुआ। सुशील कुमार शिंदे की सदारत में मुनक्किद हुए इस इजलास में तेलंगाना मुसव्वदे में कुछ तरमीम करते हुए इसे हतमी शक्ल दे दी गई। अब बिल काबीना में पेश किया जाएगा। मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तश्कील के लिए तेजी से इकदाम कर रही है। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मंगल को वज़रा ग्रुप का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़रा ग्रुप की क़यादत कर रहे मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि वज़रा ग्रुप का ये आखिरी इजलास था जिसमें आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 को हतमी शक्ल दे दी गई है। आंध्र प्रदेश असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए इस बिल की मुखालफत की गई थी। तमाम मरकजी हुकूमत असेंबली के करारदाद की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रही है। सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक बिल को मरकजी काबीना में मंजूर करने के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी पार्लियामेंट के इजलास में तेलंगाना बिल के मंजूर होने का यकीन जाहिर किया है। There is the vital issue of Telangana. We will be bringing a bill before Parliament for its approval, and I sincerely hope that after a long debate extending over many years, the House will have, in its wisdom, they will be able to transact the business
and pass the bill relating to the creation of the state of Telangana. याद रहे कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना बिल को तरजीही बुनियाद पर ऐवान में पेश करने का इरादा जाहिर कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल हर हाल में पेश किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने रियासत की तमाम सियासी जमातों से राय तलब करने के बाद ही तश्कील तेलंगाना का फैसला किया था। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि दीगर सियासी पार्टियां अपना मौकफ बदल रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने मौकफ पर अटल रहेगी। सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद, उनकी सहमति लेने के बाद जब निर्णय हुआ है तो फिर दूसरी पार्टियां तो अपना मुकर सकती, हम लोग नहीं मुकर सकते। आज रेड्डी साहब दिल्ली में धरने पे बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ऐसा ना करें और उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक माननीय संसद सदस्य ने उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। रियासत की तकसीम के खिलाफ तेलुगु देशम लीडरों ने वजारत दाखिला के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। सीमांध्रा इलाके से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम लीडरों ने रियासत की तकसीम के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज में शिद्दत पैदा होते देख पुलिस ने एहतजाजी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम को रोकने की खातिर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी कल से दिल्ली में अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करने वाले हैं। किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम के खिलाफ कल जंतर मंतर पर धरना देंगे। वाज़ेह है कि किरण कुमार रेड्डी इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर धरना देने वाले थे, ताहम शक्ति स्थल पर तामीराती काम हो रहा है, जिसकी वजह से मकाम तब्दील किया गया। किरण कुमार रेड्डी ने मुत्तहदा आंध्र हामी लीडरों को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए मदऊ किया है। दिल्ली दौरे के दौरान किरण कुमार रेड्डी सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ एक याददाश्त भी पेश करेंगे। उधर तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी वफ्द के हमरा आज वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म से तेलंगाना रियासत की तश्कील के अमल को जल्द से जल्द तकमील करने की दरख्वास्त की। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होने से कबल तमाम सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे से मुलाकातों में मसरूफ हो गए हैं। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के तरीक़ेकार को गलत बताया। बाबू ने पार्लियामेंट में बिल की मुखालफत के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबू ने आज आडवाणी, सुषमा स्वराज, एबी वर्धन, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, प्रकाश करात और मुलायम सिंह से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू कल मुंबई में शिवसेना के सरबराह से मुलाकात करेंगे। Responsibility to meet national leaders, national parties, to explain what was happened in Andhra Pradesh, what is the motive of Congress party in bifurcating our state. They are interested only seats and also votes, not concerned about the issue. These are all the things I explained to him. Everybody is feeling same opinion. आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुतालिक यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के अलावा 6 मरकजी वज़रा को अनंतपुर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मल्लिकार्जुन नामी वकील ने तश्कील तेलंगाना के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए अनंतपुर कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को मुकर्रर की है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्प मोइली, गुलाम नबी आजाद, पी चिदंबरम, के सांबशिवरा, एस जयपाल రెడ్డి వీళ్ళందరిపైన యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందా మేమంతా ఆర్డర్ వేస్తే జిల్లా కోర్టు వారు వాళ్ళందరికీ నోటీసులు చేస్తారు. వాళ్ళు ఈ విధంగా ఈ సెక్షన్స్ కింద వాళ్ళంతా బాధ్యతగా శిక్షించవలసిందిగా సెక్షన్ 120B, 141, 153A, 166, 418, 505 క్లాస్ 2 రెడ్ విత్ 511 కింద వాళ్ళంతా శిక్షార్హులు. तकनामे में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।
बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। वो नेता जो